प्रतिबंध। यह बिल्कुल साफ हो गया है कि भारतीय तेल पर यूरोपीय संघ का प्रतिबंध एक बड़ी भूल साबित हुई है। यूरोपियन यूनियन को शायद इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि इसका प्रभाव न केवल भारत पर बल्कि खुद यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता पर भी भारी पड़ेगा। यह प्रतिबंध ऐसे समय में आया जब वैश्विक बाजार पहले से ही तेल की कीमतों में अस्थिरता का सामना कर रहा था। भारत, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, ने हाल के वर्षों में अपनी तेल खरीद रणनीतियों में अत्यधिक कुशलता और लचीलापन दिखाया है। उसने रूस, ईरान, सऊदी अरब, अल्जीरिया और अमेरिका जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देशों के साथ विविध व्यापार संबंध विकसित किए हैं। यूरोपीय बाजारों के दबाव के बावजूद भारत ने रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदकर न केवल अपने ऊर्जा बजट को स्थिर बनाए रखा, बल्कि वैश्विक तेल आपूर्ति श्रृंखला में खुद को एक रणनीतिक खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर लिया। जैसे ही यूरोपीय संघ ने भारत को लेकर नीतिगत दबाव बनाना शुरू किया, भारत ने न केवल कड़े शब्दों में इसका जवाब दिया, बल्कि व्यापारिक स्तर पर भी सख्त रुख अपनाया। भारत ने उन यूरोपीय देशों को प्राथमिकता देना बंद कर दिया जो उसकी ऊर्जा नीति में हस्तक्षेप कर रहे थे। इसके जवाब में भारत ने अपने तेल निर्यात को एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों की ओर मोड़ना शुरू कर दिया। इससे भारत को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि भारत को नए बाजार मिले और उसने अपनी स्थिति को और मजबूत किया। वहीं दूसरी ओर यूरोपीय संघ की ऊर्जा जरूरतों में एक बड़ी रिक्तता पैदा हो गई, क्योंकि भारत सिर्फ कच्चा तेल नहीं बल्कि रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद भी निर्यात करता है, जो यूरोपीय देशों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यूरोपीय संघ की नीति में इस प्रकार का हस्तक्षेप केवल एक आर्थिक भूल नहीं थी, यह एक रणनीतिक विफलता भी बनकर सामने आई। भारत ने न केवल वैकल्पिक बाजार ढूंढे, बल्कि उसने रूस के साथ अपने रिश्तों को और गहरा किया और ब्रिक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पश्चिमी देशों की आलोचना का करारा जवाब दिया। इतना ही नहीं, भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों के मामले में किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। भारत ने G20 और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर भी अपनी बात खुलकर रखी और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के अपने रोड मैप को मजबूती से आगे बढ़ाया। भारत के इस रणनीतिक रुख का असर तुरंत दिखा। प्रतिबंध लागू होने के 48 घंटों के भीतर ही यूरोपीय बाजारों में तेल की कीमतों में उछाल आया, जिससे उपभोक्ताओं पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ पड़ा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने लगीं, औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुआ और बिजली की लागत भी बढ़ने लगी। इसके अलावा राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति भी पैदा होने लगी, क्योंकि आम नागरिकों में आक्रोश बढ़ता गया। फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देशों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जहां नागरिकों ने सरकार की ऊर्जा नीति की आलोचना शुरू कर दी। यूरोप की मीडिया में भी भारत के प्रति के रुख पर सवाल उठाए जाने लगे। भारतीय मीडिया ने भी इस स्थिति को बखूबी प्रस्तुत किया और बताया कि कैसे भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी रणनीतिक चतुराई और आत्मविश्वास से एक महाशक्ति की तरह व्यवहार किया। भारत ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने रिफाइनिंग सेक्टर में निवेश बढ़ाया, जिससे भारत अब केवल कच्चे तेल का उपभोक्ता नहीं, बल्कि विश्व का एक बड़ा निर्यातक भी बन गया है। इसका सीधा फायदा भारत की अर्थव्यवस्था को हुआ, जबकि यूरोपीय संघ को भारी आर्थिक झटका लगा। भारत की नीतिगत स्पष्टता और दृढ़ता ने यह दिखा दिया कि वह अब कोई विकासशील देश नहीं रहा जो दबाव में झुके, बल्कि वैश्विक शक्ति संरचना में अपना स्थान खुद बना चुका है। इस पूरे घटनाक्रम में केवल 48 घंटों में यूरोपीय संघ की स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि उन्हें भारत के समक्ष अपनी पुरानी नीति पर पुनर्विचार करना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने भारत के साथ पुनः व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने की अपील की। भारत की यह रणनीति न केवल प्रभावशाली थी, बल्कि आने वाले समय में अन्य विकासशील देशों के लिए भी एक उदाहरण बन गई। यह साबित हो गया कि आत्मनिर्भरता, कूटनीतिक संतुलन और रणनीतिक योजना बनाकर कोई भी देश वैश्विक मंच पर ताकतवर देशों की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। यूरोपीय संघ को अब यह समझ आ चुका है कि भारत को नजरअंदाज करना या दबाव में लेने की कोशिश करना उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। भारत की इस मजबूती ने वैश्विक दक्षिण के देशों को भी प्रेरणा दी है कि वे भी पश्चिमी दबाव के सामने झुकने के बजाय वैकल्पिक साझेदारियों की ओर देखें। इस प्रकार भारत ने केवल 48 घंटों में यूरोपीय संघ की रणनीति को विफल कर दिया
और खुद को एक निर्णायक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। यूरोपीय संघ की अब यह मजबूरी बन चुकी है कि वह भारत के साथ ऊर्जा और कूटनीति के क्षेत्र में पुनः संतुलन स्थापित करे, अन्यथा उसे भविष्य में और भी गहरे संकटों का सामना करना पड़ेगा। महज 48 घंटों के अंदर से यह तस्वीर जो इस वक्त यूरोपीय संघ के तमाम अलग अलग देशों से निकलकर सामने आ रही है, वह तस्वीर साफ बता रही है कि यूरोपीय संघ की कमर भारत ने सिर्फ और सिर्फ 48 घंटों के अंदर इस कदर तोड़ दी है कि यूरोपीय संघ भारत के आगे अब घुटने टेकने को मजबूर हो चुका है। यह तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। हाल यह बन चुका है कि महज 48 घंटों में यूरोप में ईंधन संकट आ चुका है। पेट्रोल पंप पर तेल नहीं है, गाड़ियों की लंबी कतारें पेट्रोल पंप पर लग चुकी हैं। भारत पिछले 2 दशकों से ऊर्जा क्षेत्र में अपनी रणनीति को लगातार मजबूत करता आ रहा है, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय रिफाइनिंग क्षमता हो, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की स्थापना हो या फिर वैकल्पिक स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, बायोफ्यूल्स और हाइड्रोजन पर काम करना। भारत ने विविधीकरण की स्पष्ट नीति अपनाई है। यही वजह है कि जब पश्चिमी देश, विशेषकर यूरोपीय संघ, रूस यूक्रेन युद्ध के चलते भारत पर दबाव बनाने लगे कि वह रूसी तेल खरीदना बंद करे, भारत ने उस दबाव को पूरी स्पष्टता और आत्मविश्वास से नकार दिया। भारत ने कहा कि उसकी प्राथमिकता उसकी जनता की ऊर्जा सुरक्षा है, न कि किसी एक पक्ष के साथ राजनीतिक गठजोड़ करना। यही परिपक्वता उस समय देखने को मिली जब यूरोपीय संघ ने भारत के पेट्रोलियम उत्पादों, विशेषकर डीजल और जेट फ्यूल के निर्यात पर अप्रत्यक्ष प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। भारत ने न केवल वैकल्पिक निर्यात बाजार खड़े किए, बल्कि उसने यूरोपीय रिफाइनरियों को भी बता दिया कि भारत के बिना उनकी आपूर्ति श्रृंखला अधूरी है। 48 घंटे की क्रिया प्रतिक्रिया क्यों यूरोपीय संघ को झुकने पर मजबूर होना पड़ा? जैसे ही प्रतिबंध की खबरें सामने आईं, भारत की ओर से पहला जवाब आया, हम अपनी नीति खुद बनाते हैं। इसके साथ ही भारत ने अपने रिफाइंड उत्पादों की खेपों को दक्षिण एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की ओर डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। इससे 2 मुख्य घटनाएं घटी। यूरोप में रिफाइंड ईंधन की कमी, क्योंकि यूरोपीय संघ की अधिकांश रिफाइनरियां खुद उच्च गुणवत्ता के ईंधन का उत्पादन नहीं कर पाती। भारत की रिफाइनिंग इंडस्ट्री रिलायंस और इंडियन ऑयल जैसे दिग्गजों के साथ दुनिया की सबसे उन्नत सुविधाओं में से एक है। भारत से डीजल की सप्लाई बंद होते ही यूरोप के बाजारों में कीमतें एकदम बढ़ गईं। दूसरा, लॉजिस्टिक लागत में बढ़ोतरी। भारत से तेल न मिलने पर यूरोपीय संघ को अमेरिका, पश्चिमी अफ्रीका और मध्य पूर्व से सप्लाई मंगवानी पड़ी, जिससे परिवहन लागत में 30 से 40% तक का इजाफा हुआ। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ा और यूरोप में राजनीतिक असंतोष की लहर शुरू हो गई। भारत की कूटनीतिक चालें केवल व्यापारिक नहीं, बल्कि वैश्विक संदेश भी थी। भारत ने इस समय को सिर्फ एक व्यापारिक अवसर के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसने दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दिया। भारत की गिनती अब बड़े खिलाड़ियों में होती है। भारत ने ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जैसे मंचों पर स्पष्ट रूप से यह कहा कि वह केवल पश्चिमी आदेशों पर नहीं, बल्कि अपने हितों के अनुसार नीति बनाएगा। इस वक्तव्य का अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारत ने इसी समय फ्रांस और जर्मनी के साथ द्विपक्षीय ऊर्जा वार्ताएं शुरू की, जिसमें भारत ने हर बार यह शर्त रखी कि यदि यूरोपीय संघ भारत के ऊर्जा व्यापार में हस्तक्षेप करेगा, तो उसका सीधा असर यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ेगा। कुछ ही दिनों में यह स्पष्ट हो गया कि यूरोपीय संघ को भारत की आवश्यकता है, न कि इसके उलट। जनता और मीडिया की भूमिका ने भारत की वैश्विक छवि में बदलाव लाया। भारत की जनता ने भी इस पूरे घटनाक्रम में गहरी रुचि ली। सोशल मीडिया, यूट्यूब और समाचार चैनलों पर यह विषय छाया रहा। लोगों ने देखा कि कैसे भारत ने बिना किसी सैन्य शक्ति के, केवल कूटनीति और व्यापारिक मजबूती के आधार पर यूरोपीय संघ जैसे संगठन को झुकने पर मजबूर कर दिया। यह घटना भारत की छवि को सॉफ्ट पावर से स्मार्ट पावर की दिशा में बदलती हुई एक ऐतिहासिक स्थिति थी। भविष्य की दिशा में भारत की ऊर्जा नीति और भू राजनीति में उसकी भूमिका अब यह साफ हो गया है कि भारत वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। भारत ने हाल ही में अफ्रीका में तेल खोज और रिफाइनिंग में निवेश की घोषणा की है। वहीं दक्षिण एशिया में श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश के साथ ईंधन साझेदारी के करार कर रहा है।
इससे भारत एक क्षेत्रीय ऊर्जा हब बन रहा है। यूरोपीय संघ भी अब यह समझ चुका है कि भारत के साथ सहयोग करना ही समझदारी है। हाल ही में यूरोपीय प्रतिनिधियों ने भारत के ऊर्जा मंत्रालय से पुनः वार्ताएं शुरू करने की इच्छा जताई, जिसमें साफ तौर पर यह दिखाया गया कि यूरोपीय संघ अब टकराव के बजाय समन्वय की ओर बढ़ रहा है। सड़कों पर लंबी कतारों के चलते भीषण ट्रैफिक जाम से गुजरना पड़ रहा है और अब लोगों ने भी अपनी ही सरकार के खिलाफ सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इस पूरे संकट के बीच लोगों के उठते सवाल अब वहां की सरकार को हिलाने का काम कर चुके हैं। जनता में आक्रोश आ चुका है। उनका सवाल यह है कि सरकारें कहां हैं? क्यों नहीं संभाली गई उनसे तेल सप्लाई की जिम्मेदारी? भारत से टकराव क्यों किया गया? और अगर वे इस व्यवस्था को सुव्यवस्थित नहीं कर सकते थे तो भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने की क्या जरूरत थी? दरअसल भारत ने पूरी दुनिया के सामने अब यूरोपीय संघ को यह दिखा दिया है कि वह विश्व का तेल लीडर है और महज 48 घंटों में पूरे यूरोपीय संघ को बूंद बूंद पेट्रोल डीजल के लिए भारत ने जिस कदर मोहताज कर दिया है, यह तस्वीरें बतानी शुरू हो चुकी हैं। और अब इन सब के बाद यूरोपीय संघ से तगड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। यूरोपीय संघ के अलग अलग देश, यूरोपीय संघ की जो चीफ हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन के पास इस वक्त बैठक के बाद बड़े आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि भारत के ऊपर आरोप क्यों जड़े गए और भारत की सबसे दिग्गज फ्यूल रिफाइनरी कंपनी के ऊपर आरोप लगाने का और उसे ब्लैकलिस्ट करने का क्या मतलब था? और इसको लेकर के अब बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या है पूरी खबर? किस कदर से भारत ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर पूरे यूरोपीय संघ को ब्लैकआउट की कंडीशन में पहुंचा दिया है। इस कदर से भारत ने पूरे यूरोपीय संघ को तेल के लिए मोहताज कर दिया है और इसको लेकर के भारत अकेला नहीं बल्कि एक बड़े दिग्गज देश ने भी भारत का साथ दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि यूरोपीय संघ का यह कदम किसी भी देश को रूस से तेल खरीदने से नहीं रोकने वाला है और भारत पर जो प्रतिबंध हमारी तरफ से गलती से लगाए गए थे, हम उन सभी प्रतिबंधों को वापस लेते हैं और न सिर्फ इन प्रतिबंधों को वापस लेते हैं बल्कि भारत से इसकी माफ़ी भी मांगी गई और कहा गया कि हमारा कोई भी उद्देश्य भारत के किसी भी खरीद को और भारत के किसी भी व्यापार पर रोक लगाना नहीं था। बस यह चाह रहे थे कि रूस की अर्थव्यवस्था को हम किसी तरीके से कमज़ोर कर सकें ताकि यूरोप में मौजूद यूक्रेन पर उसके हो रहे एक्शन को कुछ हद तक घटाया जा सके। लेकिन अगर इस पूरे घटनाक्रम में भारत को किसी भी तरीके की ठेस पहुंची है या फिर भारतीय व्यापार को किसी भी तरीके से कोई भी प्रतिबंध से गुजरना पड़ा हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और ऐसा कहने वाला कोई और देश नहीं जो अपने आप को हेड मानने वाले देशों का समूह है, वह यूरोपीय संघ ऐसा बोलने को मजबूर हो उठा है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिरकार भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि चंद घंटों के अंदर अंदर पूरी तरीके से यूरोपीय संघ टूट उठा। यूरोपीय संघ जो अब तक इस पूरे मामले में अपने आप को सुपीरियर बता रहा था और यह कह रहा था कि हम अब किसी भी तरीके से इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेंगे, वह आखिर किस तरीके से झुक गया? दरअसल भारत के शैडो शिप वे शिप होते हैं जो रूस से हमारे लिए तेल भारत में लाते हैं और फिर भारतीय कंपनियां उन तेल को पूरी तरीके से शुद्ध करके अन्य देशों को निर्यात करती हैं। ऐसे में भारत को यहाँ पर तेल काफ़ी सस्ता मिलता है, जिससे भारत दुनिया के कई देशों को सस्ता तेल उत्पादित करता है। भारत को यहाँ पर तेल काफ़ी सस्ता मिलता है, जिससे भारत दुनिया के कई देशों को सस्ता तेल उत्पादित करता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोपीय संघ में मौजूद सभी देशों को भारत की तरफ से ही सबसे ज्यादा तेल उत्पादित किया जा रहा था, भारत की तरफ से सबसे ज्यादा तेल पहुंचाया जा रहा था। इसके बावजूद भारत की ही कंपनी पर इस तरफ से लगाया गया यह प्रतिबंध भारत को न सिर्फ परेशान कर रहा था बल्कि भारत के निर्यात को भी बाधित कर रहा था। साथ ही यूरोप के लिए जो भारत तेल बेच रहा था उस पर भी नायरा एनर्जी, जो कि सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी है, उस पर प्रतिबंध लगाना साफ खतरा भारत के लिए बन रहा था। लेकिन भारत ने साफ करते हुए इसका विरोध किया। पहले तो भारत ने कहा कि यह दोहरा रवैया यूरोपीय संघ का नहीं चलने वाला है और भारत इस दोहरे रवैया को मानने भी वाला नहीं है। दरअसल दोहरा रवैया भारत ने इसलिए कहा क्योंकि यही यूरोपीय संघ के तमाम देश उसी रूस से कई सारी गैस खरीदते हैं, गैस की एक बड़ी मात्रा खरीदते हैं जो कि भारत के तेल से भी कहीं ज्यादा कीमत रखते हैं। और ऐसे में अगर वे खुद रूस से इतनी बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहे हैं तो वे भारत को कैसे रोक सकते हैं? भारत का सबसे पहला यह सवाल था। लेकिन चीजें यही नहीं थमी, मामला और तूल पकड़ा तो भारत ने इस पर एक्शन लेने की ठानी। दरअसल सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो यह है
कि भारत ने अभी सिर्फ और सिर्फ 40% तेल की सप्लाई को रोका है, उतने में ही पूरे का पूरा यूरोपीय संघ के देश तिलमिला उठे हैं। जहां पर अचानक से 3 गुना तक की यहां पर ईंधन की कीमतें बढ़ चुकी हैं यूरोपीय संघ में, और देखा यह जा रहा है कि लोगों की लंबी कतारें हैं। लोग इसे स्टोर करके भी रख रहे हैं, क्योंकि लोगों का मानना यह है कि अगर भारत ने कुछ दिन और पेट्रोल डीजल बंद कर दिया तो यूरोपीय संघ में ईंधन संकट और ज्यादा बढ़ जाएगा। पहले ही वे ईंधन संकट सिर्फ 40% पर ही जूझ उठे हैं, और यहाँ ईंधन संकट के चलते लोगों की लंबी कतारें लग चुकी हैं, सड़कें जाम हो चुकी हैं। कई जगहों से तस्वीरें यह भी आ रही हैं कि लोग इसके विरोध में उतर चुके हैं, अपनी सरकारों के खिलाफ उतर रहे हैं, क्योंकि लोगों का मानना यह है कि ईंधन उन्हें नहीं मिल रहा है, और इसलिए वे सड़कों पर गाड़ियों को छोड़कर अपने घरों को जा चुके हैं, जिसके चलते सरकार भी खासा परेशान हो रही है। और इसी चलते यूरोपीय संघ और भी ज्यादा घुटने टेकने को मजबूर है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि क्या यूरोपीय संघ के पास तेल स्टोरेज की कोई क्षमता नहीं थी, जिसके चलते महज 30 घंटे में ही भारत से तेल कमजोर होने की वजह से यूरोपीय संघ में संकट की कंडीशन बन गई? तो दरअसल आपको बता दें कि यूरोपीय संघ में 1-2 नहीं बल्कि कई सारे देश हैं, और यहाँ कई देशों का एक ऐसा संगठन है जो कि किसी भी देश के खिलाफ यहाँ प्रतिबंध लगाते हैं, हटाते हैं। एक बार ऐसा होता है कि उन्हीं देशों से खरीदते हैं और उन्हीं देशों पर प्रतिबंध जड़ते हैं, जैसे कि अभी हो रहा है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो पूरे यूरोपीय संघ में किसी भी देश ने यह जिम्मेदारी नहीं उठाई। भारत सिर्फ रूस से नहीं बल्कि अमेरिका और तरह तरह के देशों से, यहाँ तक कि ब्राज़ील और वेनेजुएला से भी अब शिपमेंट लेने जा रहा है।